नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जंग का माहौल बहुत तेजी से बन रहा है। अगर आप कहें कि हूथी के साथ, यमन के साथ तो अमेरिका की लगातार जंग चल ही रही है, ईरान के साथ जंग कभी भी शुरू हो सकती है। तो आज मैं आपको अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की दो खबरें दिखाना चाहता हूं। पहली खबर शुरू कर रहा हूं मैं, हूथी से जुड़ी हुई खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी अगर रुपयों में देखेंगे तो खरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं यमन के ऊपर हमला करने में, और इससे कोई खास असर नहीं हो रहा है। यमन बार बार यह दावा कर रहा है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारे मिसाइल्स, ड्रोन्स और बाकी सारे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब यमन यह दावा कर रहा है तो कोई कह सकता है कि यमन का दावा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कल भी यमन ने तेल अवीव के ऊपर मिसाइल छोड़ी है, उसका क्या असर हुआ है हमें नहीं पता। और सादा के ऊपर, यमन में सादा के ऊपर एक जायंट शार्क F-360 ड्रोन फेंका था अमेरिका ने। उस ड्रोन को पूरी तरह से बर्बाद किया है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन ही अकेले कई मिलियन डॉलर का होता है। पुरानी खबर पे लौटते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को अगर गौर से पढ़ें तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रंप जितना भी बढ़ चढ़ के बोल रहा है, लेकिन पेंटागन जो वहां की डिफेंस एजेंसी है, वो इस चीज को लेकर काफी चिंतित है कि यमन में हमारे खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर। $1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख डॉलर। रुपए में कन्वर्ट करके आप उसको जोड़ लीजिएगा। और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यानी कई हजार मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं हूथी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें। ड्रोन्स इतने सारे बर्बाद हुए हैं, बाकी सारी चीजें बर्बाद हुई हैं। तो इससे जुड़ी जो दूसरी चिंता पेंटागन की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटागन का कहना है कि सी में जो लड़ाई हो रही है उसमें हमारे हथियार इतने बर्बाद हुए हैं, हमारे इतने हथियार वहां पर खर्च हुए हैं कि कल अगर ताइवान के चक्कर में चाइना से लड़ना पड़ा या कहीं भी हमें समंदर की जंग लड़नी पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास हथियारों की कमी पड़ जाए। अगर यह बात मैं कहता, अगर यह बात कोई वेस्ट एशिया का एक्सपर्ट कहता तो लोग कहते बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में पेंटागन के ऑफिसर्स के हवाले से जो खबर निकली है वो खबर यह बताती है कि हूथी के साथ अमेरिका जो जंग कर रहा है उसमें अमेरिका का बेतहाशा नुकसान हो रहा है, और बदले में अभी तक ऐसी कोई सक्सेस नहीं मिली है जिसकी उम्मीद थी। अभी भी रेड सी पूरा का पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, वहां से एक भी इजरायली जहाज पास नहीं हुई है। अब ट्रंप इसको कैसे खेल रहा है, इसके लिए आप एक खबर देखिए। ट्रंप ने कल ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, वीडियो हिंसक है। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। उस वीडियो में ट्रंप का दावा था कि हूथी के लोग इकट्ठा थे, किसी हमले की प्लानिंग कर रहे थे, इन्होंने बम फेंका और सारे लोगों को मार दिया। अब जब आप उस वीडियो को गौर से देखते हैं, उसकी तस्वीरों को देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है ये लोग कोई आर्मी की ड्रेस में नहीं हैं और इन लोगों के पास हथियार भी नहीं दिख रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि यमन की किसी ट्राइब के ये लोग थे जो नमाज पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे, निहत्थे लोग थे, और अमेरिका ने हूथी के नाम पर इनको मारा है। इसके पहले भी एक पानी जहां से सप्लाई होता था 50,000 लोगों को, ऐसी जगह पर अमेरिका ने हमला किया। एक बार दावा किया कि हूथी के जो मिसाइल प्रोग्राम के हेड हैं उनको मार दिया है, लेकिन अमेरिकन आर्मी ने खुद कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हूथी ने कहा कि हमारे जो मिसाइल के हेड हैं वो कहीं मारे नहीं गए हैं। तो हजारों मिलियन खर्च करके भी हूथी के साथ लड़ाई में अमेरिका सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है जो वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से आई है। दूसरी खबर है ईरान के मुतल्लिक। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी अमेरिका धीरे धीरे पूरी कर रहा है। एक खबर मैं आपको बताऊं जिसमें अमेरिका के एक बड़े जनरल जो हैं वो पहुंचे हुए हैं सऊदी अरबिया, और ना केवल सऊदी अरबिया वो पहुंचे हुए हैं बल्कि सऊदी अरबिया का जो मुख्य अखबार है अल अरबिया, इसने इसको हेडिंग की तरह, मतलब मेन न्यूज की तरह पहले पन्ने पर छापा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, यह सोचने वाली बात। ऐसा तो नहीं कि ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए ही वो सऊदी अरबिया गए हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा, अभी तक इतना हथियार कभी नहीं रहा था, इतनी आर्मी कभी नहीं रही थी। रिकॉर्ड आर्मी जहाजें
ये सारा कुछ, अपने बेसों को मजबूत करना, ये सारा कुछ अमेरिका ने शुरू कर दिया है। इसके साथ आप जोड़ लीजिए कि मंडे को नेतन्याहू पहुंच रहा है अमेरिका। अब ये सब मिलकर ये इशारा करते हैं कि बहुत मुमकिन है कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा हो। ईरान को यह अच्छी तरह से पता है, ईरान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, और साथ में ईरान जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं उसके बारे में जरा सा आप जानिए कि ईरान का जो तेल का एक्सपोर्ट है चाइना को, वो अपने टॉप पर पहुंच चुका है। तो सीधी सी बात है कि चाइना और रशिया के साथ जो उसका कोऑर्डिनेशन है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। कल के वीडियो के बाद कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि लगातार सुनने में आता है रशिया चाइना ईरान के साथ हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको अगर यह लगे कि रशिया ईरान के लिए अमेरिका पर आक्रमण कर देगा या चाइना आक्रमण कर देगा, तो यह अपने आप में ऐसा होता नहीं है। दो चीजें हैं। पहली बात तो ईरान के ऊपर जितना सैंक्शन है रशिया और चाइना की वजह से ही, एक तो उसका तेल बिक पाता है जिससे उसकी इकॉनमी चल रही है, और दूसरी बात यह है कि रशिया और चाइना दोनों जगहों से उसको भरपूर हथियार मिलते हैं जिससे वो जंग की तैयारी कर पाता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने कल आपको बताया था कि चाइना ने ताइवान को घेरा हुआ है और ताइवान पर कब्जा करने की बात कर रहा है। यह बात लगातार आ रही है। अब आप जरा सोच के देखिए कि ईरान इधर अमेरिका के साथ जंग छेड़ता है, या अमेरिका, उल्टा कहेंगे, अमेरिका अगर ईरान के साथ जंग छेड़ता है और वहां उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ दे चीन, तो अमेरिका के लिए कितनी मुश्किल होगी। अमेरिका को तुरंत अपने बेड़े भेजने पड़ेंगे ताइवान में ताकि ताइवान को वो बचा सके, वरना ईरान के चक्कर में ताइवान उसके हाथ से चला जाएगा। इस तरह की प्रेशर टेक्निक होती है, इस तरह की चीजें की जाती हैं। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मध्यकाल की तरह चाइना की सेना आएगी और ईरान की तरफ से लड़ेगी, या रशिया की सेना आएगी और ईरान की तरफ से लड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है। रशिया भी यूक्रेन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है जिसमें यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा है। ईरान या चाइना ने अपनी सेना रशिया में भी नहीं भेजी है। अलग तरीके से ये डीलिंग्स होती हैं, अलग लेवल पे ये समझौते होते हैं, इसलिए इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। तो अगर ईरान के ऊपर हमला करने का फाइनल कर चुका है ट्रंप, हालांकि बीच बीच में खबरें ये भी आई हैं कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो सकती है, बातचीत करना चाहता है, लेकिन अगर फाइनली इजराइल के प्रेशर में ईरान के खिलाफ हमले का तय करता है अमेरिका, तो अमेरिका के लिए भी बहुत आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका का मार्केट क्रैश कर चुका है। अभी कल जिस तरह से क्रैश किया है 2020 के बाद, सबसे ज्यादा गिरा है कल अमेरिका का मार्केट टैरिफ वगैरह लगाने के बाद। और अगर यह जंग चलती है तो जाहिर है मार्केट की हालत और ज्यादा खराब होगी। केवल वहीं नहीं, इजराइल में भी। ईरान एक बड़ा मुल्क है, उसके पास हथियार वगैरह काफी हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात होगी, लेकिन जंग एक दिन में खत्म नहीं होगी। जंग लंबी चलेगी। जाहिर तौर पर ईरान को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ सकता है। दुनिया के तमाम देशों को कोशिश करनी चाहिए यह जंग ना हो, लेकिन जब एक पागल बैठा हो दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर, तो फिर कुछ भी कभी भी हो सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर जंग शुरू होगी तो हम एटॉमिक हथियार बना लेंगे, यानी यह जंग ऐसी होगी कि इजराइल के पास भी एटॉमिक हथियार, अमेरिका के पास भी और ईरान के पास भी सारे एटॉमिक हथियार मिलकर किस तरह की और कितनी तबाही ला सकते हैं, उसकी अभी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन सब के बीच अगर एक और खबर पढ़ें तो आप हंस भी सकते हैं और आप सोच भी सकते हैं। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, उनका बयान आया है कि सीरिया में हम इजराइल से किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, किसी तरह की जंग नहीं चाहते हैं। कल टर्की का बयान था कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो इजराइल है। पूरा किस्सा आप जानते हैं। सीरिया के T4 बेस पर कब्जा करना चाहता था टर्की। उसके पहले ही इजराइल ने हमला करके T4 का बेस तबाह कर दिया। टर्की का वो सपना तोड़ दिया कि वो सीरिया में किसी तरह का कब्जा कर सके। उस समय एर्दोगान साहब तिलमिला कर रह गए, बयान दिया कि इजराइल सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन अब लगता है ऊपर से प्रेशर पड़ा है, अमेरिका से प्रेशर पड़ा है, और अब उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हम किसी तरह की जंग नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि एर्दोगान एकदम सेफ हो गए हैं, किसी तरह की जंग नहीं होगी टर्की से। आने वाला वक्त बताएगा। अगर ईरान के साथ ये जंग शुरू होती है तो ये एक बड़ी रीजनल जंग में तब्दील हो सकती है। रशिया पहले ही कह चुका है कि इसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा, यानी ये जंग केवल ईरान तक महदूद नहीं रहेगी,
दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है। इसके जो खतरे हैं, इसकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं। न केवल दुनिया भर में ऑयल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, बल्कि खाड़ी के मुल्कों में जो अमेरिका के बेस हैं उनके साथ साथ उनके जो ऑयल डिपो वगैरह हैं उन पर भी हमला हो सकता है और स्थिति बेहद खतरनाक बन सकती है। लेकिन इस समय अगर स्थिति वाकई कहीं खतरनाक है तो गजा में है। गजा में तबाही बरपा हुई है। रफा तो जैसे कभी था ही नहीं। आपको याद होगा एक वक्त ऑल आइज ऑन रफा, सेव रफा, सब कुछ चल रहा था। बाइडेन कह रहे थे रफा के ऊपर हमला ना करो, कहा जा रहा था केवल लिमिटेड हमला होगा, लेकिन रफा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। गजा से अगर देखा जाए तो रोज़ बुरी खबरें आ रही हैं। 84 लोग कल मारे गए हैं, 86 लोग कल मारे गए हैं, और अगर पूरे हफ्ते की बात कर लें तो 1250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बेकरियां तबाह कर दी गई हैं, हॉस्पिटल्स तबाह कर दिए गए हैं, स्कूल में बच्चे छुपे हुए थे उस स्कूल को बर्बाद कर दिया गया, काफ़ी सारे बच्चे मारे गए। लगातार हमले हो रहे हैं। ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, लेकिन असल हमले हो रहे हैं आसमान से, जिसमें लगातार लोग मारे जा रहे हैं। गजा आप कह सकते हैं मौत की एक घाटी बना हुआ है और सारी दुनिया खामोश है। कहीं से कोई बड़ी आवाज़ नहीं आ रही है, सारी दुनिया चुपचाप देख रही है। अगर अकेले लड़ना होता इजराइल से तो शायद गजा लड़ लेता, लेकिन इजराइल के साथ न केवल अमेरिका है बल्कि वो अरब मुल्क भी हैं जो बातें तो करते हैं फ़लस्तीन और गजा की, लेकिन जब मदद करने की बात आती है तो इजराइल की मदद करते हैं। आप सोचिए मतलब किस लेवल की हैवानियत है। मैंने आपसे कहा था 2 न्यूज़ की मैं बात करूंगा, दूसरे न्यूज़ की बात करता हूं उसी न्यूयॉर्क टाइम्स की, अमेरिका के अखबार की। वो ये बता रहा है कि 15 जो मेडिक्स मारे गए थे, मतलब 15 एम्बुलेंस के अंदर जो लोग मारे गए थे, जो मेडिकल स्टाफ था जो लोगों के इलाज के लिए था, इजराइल ने कहा था कि ये हमास के लोग थे। अब यह खबर आई है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा वीडियो लगाई है कि ये लोग एम्बुलेंस में थे और एम्बुलेंस के ऊपर जो लाल बत्ती लगातार जलती रहती है, इमरजेंसी लाइट, वो लाइट जल रही थी। यानी इसका मतलब ये होता है कि एम्बुलेंस कहीं जा रही है किसी की मदद करने, या फिर किसी को लेकर जा रही है किसी अस्पताल में। अपने शहरों में भी जब एम्बुलेंस निकलती है तो सब लोग अपनी गाड़ी हटा लेते हैं कि उसमें कोई मरीज होगा, वो जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंच जाए, उसकी जान बच जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यानी अमेरिका के अखबार ने यह कहा है कि जब इजराइल ने हमला किया, इन 15 लोगों को मारा, तो उस समय इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी, यानी जानबूझ के इनको मारा गया। इजराइल चाहता ही है कि किसी का इलाज ना हो सके और इन 15 लोगों को जानबूझ के मारा गया। अब डिमांड यह हो रही है इसकी जांच हो, लेकिन कौन जांच करेगा? इजराइल खुद ही जांच कर लेगा, खुद ही रिपोर्ट दे देगा और तो किसी को जांच करने नहीं देगा। और इजराइल जो रिपोर्ट दे देगा, अमेरिका उस पर ठप्पा लगा देगा, बात आगे बढ़ जाएगी। इससे आगे कोई बात होगी नहीं। इंसानियत ने अपना सबसे खतरनाक रूप देखा है गजा के अंदर। बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रहे हैं। आप सोचिए, इजरायली अकाउंट कल पोस्ट कर रहे थे कि हमास के जो नेता हैं खलील अल हया, उनका पोता मार दिया गया। खबर बाद में यह आई कि जो पोता मारा गया उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। यानी असल में 2 साल के बच्चे को मारकर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको इंसान आप कैसे कह सकते हैं? हैवान के अलावा इनको और क्या कहा जाना चाहिए, आप ही बताइए। लगातार एक छोटे बच्चे को मारा गया। उसकी जब ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि उसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं था, कई दिनों से वो भूखा था। बेकरियां निशाना बना बना के तबाह कर दी गई ताकि लोग खाना ना पा पाए, रोटी ना पा पाए। जो इमदाद जा रही थी उसको बंद कर दिया गया। रफा तबाह है। वेस्ट बैंक में इस स्तर की, इस लेवल की दरिंदगी हो रही है कि इजराइल के एक सर्विंग जनरल ने, यानी इजरायली आर्मी के एक जनरल ने इस बात की मजम्मत की कि वेस्ट बैंक में लोगों के घरों में घुस के जिस तरह की तबाहियां ये सेटलर यानी कि जबरदस्ती कब्जा करके दूसरों के घरों में बसे हुए इजरायली जिस तरह से मचा रहे हैं, वो बेहद बुरा है, बेहद गलत है। सोचिए, जब सिटिंग इजरायली जनरल जो है, इजराइल की आर्मी का जनरल, उसकी मजम्मत करता है, तो सोचिए किस हद तक दरिंदगी हुई होगी, कहां तक चीजें गई होंगी। लेकिन ट्रंप को यह दिखाई नहीं दे रहा है, यह जर्मनी को दिखाई नहीं दे रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो आसपास के अरब मुल्क हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कल ईरान के राष्ट्रपति का एक बयान आया था कि सारे मुस्लिम मुल्क एक हो जाएं तो कोई किसी का ये वो, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर सिर्फ हंसी आती हैं, क्योंकि मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। इतना पता है कि कल अगर ईरान पर हमला होगा तो वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होंगे, ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे। आज गजा पर हमला हो रहा है तो वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, गजा के साथ नहीं खड़े हैं। और ऐसे ही एक एक करके सारे खत्म हो जाएंगे, इजराइल सब पर कब्जा कर लेगा।
जिनके पास अमेरिका में हवेलियां हैं, जिनके पास अमेरिका में अकाउंट्स हैं, पैसे हैं, वो तो निकल जाएंगे। झेलना पड़ेगा आम लोगों को, आम शहरियों को। इसीलिए अवाम गुस्से में है। अवाम के प्रदर्शनों की खबरें एक बार फिर से आने लगी हैं। जॉर्डन की खबर है कि वहां यूएस एम्बेसी के सामने एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। अल्जीरिया की खबर है कि वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूएस एम्बेसी को यहां से हटा दिया जाए। यूएस के एम्बेसी को यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है उसके पार्ट है। कल मैं खबर पढ़ रहा था और मेरी आंख भर गई। गजा के जो मेडिकल मिनिस्ट्री है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके एक ऑफिसर ने कहा कि गजा इज ब्रीथिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। गजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। गजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, गजा का सारा सिस्टम बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है, क्योंकि अमेरिका लगातार हथियार दे रहा है और इजराइल बिना सोचे समझे लगातार वो हथियार गजा के आम लोगों के ऊपर गिरा रहा है। लोग लगातार मर रहे हैं। ऐसे में एक तरीका होता है कि खामोश हो जाइए, जो जालिम है उसके साथ जाके खड़े हो जाइए, और एक तरीका होता है कि जहां खड़े हैं वहां आवाज उठाइए। कल माइक्रोसॉफ्ट की एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बिल गेट्स खुद वहां पर हाजिर थे, और जब यह कॉन्फ्रेंस चल रही थी मेरा सीना गर्व से फूल जाता है कि एक हिंदुस्तानी लड़की, एक गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी लड़की वान्या अग्रवाल खड़ी होती है अपने जगह पर और उंगलियां उठाकर बिल गेट्स की तरफ कहती है कि तुम मदद कर रहे हो इजराइल की, तुम एआई से मदद कर रहे हो, बाकी सारी चीजों से मदद कर रहे हो। 1.5 लाख फलस्तीनी वहां पर मारे जा रहे हैं, तबाही झेल रहे हैं, और तुम यहां पर सेलिब्रेशन कर रहे हो। आप जानते हैं कि वान्या अग्रवाल को न केवल इसके बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हो सकता है अमेरिका भी छोड़ना पड़े, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत की, खड़े होकर बोला। एक और फलस्तीनी लड़की वहां पर खड़ी हुई, उसने भी हिम्मत करके बोला चलो फलस्तीनी लड़की बोलती है तो समझ में आता है कि उसके अपने मारे जा रहे हैं। लेकिन एक हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम लड़की वान्या अग्रवाल जब वहां खड़ा होकर बोलती है तो सलाम करने का जी चाहता है। उसकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सब जानते हुए, ये जानते हुए कि उनका करियर तबाह हो सकता है, ये जानते हुए उन्हें मारा भी जा सकता है, फलस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, और उम्मीद बस यही है। ऐसी ही एक महिला है फ्रेंचेस्का एल्बनीज। मेरे चैनल को देखने वाले बार बार इनको देख और सुन चुके होंगे। यूएन की स्पेशल रिपोर्टर है। इनको निकालने के लिए इजराइल और अमेरिका ने जान लगा दी थी, लेकिन जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग हुई तो इनको रिटेन किया गया। 2028 तक ये अपने पद पर बनी रहेंगी, और मैं जानता हूं कि जब तक अपने पद पर बनी रहेंगी फलस्तीनियों के हक की बात करती रहेंगी। वैसे इन सब के बीच हमास ने एक कदम उठाया है, एक बयान दिया है जो आपको जानना चाहिए। हमास ने यह कहा है कि जो होस्टेजेज हैं, जो इजराइल के लोगों को हमने गिरफ्तार करके रखा है, उसमें से आधे उन इलाकों में हैं जिन इलाकों में बमबारी हो रही है, जिन इलाकों को खाली कराने की बात हो रही है, और हमास ने कहा है कि इस बार हम उनको उन इलाकों से नहीं हटाएंगे। अगर इजरायली बमबारी होती है और इजरायली बमबारी में वो होस्टेज मारे जाते हैं तो उनकी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल जिम्मेदार होगा। अब नेतन्याहू अपने ही होस्टेजेस को मारना चाहता है, या इजिप्ट ने जो प्लान पेश किया है 50 दिनों के सीज फायर का और उसमें 5 लोगों की रिहाई का, उसको मानता है, यह देखने वाली बात होगी। जहां तक मुझे लगता है, सच कहूं तो मेरी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मुझे कतई नहीं लग रहा कि नेतन्याहू मानेगा किसी सीज फायर के लिए, क्योंकि ट्रंप ने उसको ग्रीन लाइट दे दी है। जब ईरान के साथ वो लड़ने को तैयार है, ईरान पर हमला करने को तैयार है, तो फिर गजा की तो बात ही क्या करनी है। फिलहाल जो हालात हैं, चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। मैं झूठी उम्मीदें फिलहाल दिला नहीं सकता। गजा के अंदर जिस तरह की तबाही है उसको देखकर दिल टूटता है, और फिलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हिजबुल्लाह का मैंने बताया कि बातें तो वो कर रहा है, बीच बीच में धमकियां आती हैं, लेकिन किसी बड़ी जंग के लिए वो तैयार है फिलहाल ऐसा लगता नहीं। हूथी अकेला लड़ रहा है, और अकेले लड़के अमेरिका इजराइल को नुकसान बहुत पहुंचा रहा है, लेकिन दूरी इतनी है कि वो सीधे हमास की कोई मदद करने की कंडीशन में नहीं है। ईरान के ऊपर हमले की बात है तो जाहिर है कि ईरान के लिए इस समय जरूरी है कि सारी ताकत जुटाए और अमेरिका के मुकाबले के लिए तैयार हो। अगर ये जंग होती है, कौन कितना तबाह होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मारे मासूम लोग जाएंगे। इजराइल में भी मारे जाएंगे, ईरान में भी मारे जाएंगे, कौन जाने अमेरिका में भी मारे जाए। और इन मासूम जानों के लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, एक आदमी कोई जिम्मेदार होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है।
जिसने पैसों के दम पर और जाने किन किन चीजों के दम पर दुनिया के कई देशों के नेताओं को ऐसा खरीदा हुआ है कि उसके सारे जुल्म पर वो खामोश बैठे हुए हैं। जब हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म किया था तो सारी दुनिया खड़ी हुई थी उसके खिलाफ, लेकिन आज जब ज़ायनिस्ट जुल्म कर रहे हैं गजा के लोगों पर तो ज्यादातर लोग खामोश बैठे हैं। अपनी छोटी सी आवाज से मैं इतना ही कर सकता हूं कि लगातार आवाज उठाता रहूं, हक की बात करता रहूं। आप जहां हैं वहां से आवाज उठाने की कोशिश कीजिए। बाकी कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। जब जो जैसा होगा वैसी रिपोर्ट करता रहूंगा, लगातार आपके साथ रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और कोशिश कीजिए कि ये वीडियोस दूर तक पहुंचे, हक की आवाज दूर तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।